जरा तो एक्सपांशन वाल्व में हम हैंड ऑपरेटिव कर चुके। उसके बाद हमको शांति नहीं मिली। हम सोचे यार इससे बेहतर हो सकता था, तो हम ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व इजाद हुआ और वो भी अच्छा काम किया। लेकिन फिर ये सोचे कि यार अगर टेम्परेचर भी सेंस कर सके तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आ सके। इंसान एक्यूरेसी का भूखा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होना, हर चीज़ जैसा चाहिए वैसे ही होना है और अपने आप जैसा हमारा दिमाग काम करता है। आजकल एआई आ गया, वो किस लिए? पहले इंसान सोच सोच के करता था, किसी का जहन कहीं, किसी का जहन कहीं, किसी का दिमाग तेज़, किसी का दिमाग थोड़ा कम तेज़, किसी के पास ज़्यादा नॉलेज, किसी के पास कम नॉलेज। तो एआई क्या है? अपने आप थोड़ी बना, इंसान ही बनाया। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा होशियारी हो सकती थी, इनकी भी होशियारी, उनकी भी होशियारी, उनकी भी होशियारी, इनकी भी इंटेलिजेंस, उनकी भी इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस एक जगह भर दी, तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका दिमाग हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। ऐसा है मामला। तो ऐसे ये अब नई चीज़ ईजाद करने गए, ऑटोमेटिक तो हो गया भैया, अब ऐसा करेंगे। ऑटोमेटिक के बाद भी कूलिंग फ्लक्चुएट होती थी, तो ये सोचे कि चलो कुछ ऐसी चीज़ ईजाद करें जो टेम्परेचर भी सेंस कर सके। तो क्या किए, ये डिज़ाइन डाले थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व। तो थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व इज एक्चुअली फुल्ली ऑटोमेटेड एक्सपांशन वाल्व। वो है असल मैकेनिकल में। उसके आगे तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया, अब तो उससे आगे आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक की बात बाद में करेंगे हम। जी सर। मैकेनिकल में फुल्ली ऑटोमेटेड तो थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व ही है। तो हम जैसा पहले डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही इसके अंदर भी ट्यूबुलर बॉडी है, ठीक है, और उसके अंदर डायफ्राम है। लेकिन अच्छा, डायफ्राम के साथ निडल भी लगी है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज है। यहाँ बताइए, देखिए डिज़ाइन में चेंज ये है कि ये निडल आ गई, लेकिन इसके नीचे लगा है स्प्रिंग। यहाँ से आने वाली गैस कौन सी है? हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर लिक्विड है ना। ये हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ आई, यहाँ पे नीडल और ओरिफिस वो सब सेम है, ठीक है। ये दोनों के बीच की गैप को कहते हैं ओरिफिस। ये नीडल और ये सीट और ये डायफ्राम को ये नीडल लगी है, लेकिन नीचे एक केसिंग बना के उसके अंदर एक स्क्रू लगा दिए और नीचे से स्प्रिंग बिठा दिए। तो यहाँ की गैस इस स्क्रू के थ्रेड में से जा नहीं सकती वापस। यहाँ गैस है ना, ऊपर वाले में पहले गैस वैस नहीं थी, हवा थी, वो तो नेचुरल एयर थी, आ भी सकती थी, जा भी सकती थी। ऑटोमेटिक में, थर्मोस्टैटिक में इस स्क्रू को ये थ्रेड से स्क्रू की, लेकिन इसके थ्रेड्स में से, थ्रेड्स के बाजू से गैस बाहर नहीं निकल सकती, इट इज कवर्ड। ये भी एक छोटा सा डायफ्राम भी है। डायफ्राम यानी फ्लेक्सिबल पार्टीशन, ठीक है, फ्लेक्सिबल पार्टीशन इस आता। तो ये मेटल का फ्लेक्सिबल, यहाँ से यहाँ आ गई गैस, ये हाई प्रेशर गैस होगी, ठीक है, और ये यहाँ से नहीं निकल सकती, ये तो इसमें से होके इधर ही देंगी, तो ये इधर, ये ऐसा निकलेंगी, ये ओरिफिस से इधर निकलने वाली है। तो अब इसके अंदर स्क्रू जो लगाए, स्क्रू के ऊपर एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग नीडल को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है। तो सपोज हम प्रेशर्स के नाम अलग अलग डाल सकते हैं। हम मान लेते हैं ये स्प्रिंग प्रेशर P1 है, ये स्प्रिंग का प्रेशर, ये P1 मान लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं स्प्रिंग प्रेशर। स्प्रिंग प्रेशर नीचे से ऊपर धक्का दे रहा है, यानी अब पहले वाले में स्प्रिंग प्रेशर ऊपर से नीचे धक्का देता है, नीडल को खोलना चाहता था, ओरिफिस बड़ा करना चाहता था, ये ओरिफिस कम करना चाह रहा है, हाँ। तो स्प्रिंग प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। दूसरा, इवापोरेटर प्रेशर तो निकला ही यहाँ से, तो वो इवापोरेटर प्रेशर भी नीचे से ऊपर, तो ये P2 हो गया इवापोरेटर प्रेशर, ये P2, ये लीजिए ये ऑपरेटर प्रेशर हो गया P2। ये भी नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देगा। अब ऊपर क्या चीज़ है रोकने वाली? तो ऊपर एक अजीब चीज़ बनाए, ऊपर के डायफ्राम को पूरी तरह से सील कर दिए और सील करके उसके ऊपर लगाए एक बारीक सी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब।
कैपिलरी ट्यूब से तो आप लोग वाकिफ है ना? जी सर। तो वैसे ही कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर लगा दिए और उसके आखिरी हिस्से में फिर मोटा करके एक बल्ब बना दिए, एक ज़रा सा मोटा ट्यूब, और लास्ट में बंद कर दिए। और उसके अंदर क्या किए, जो गैस यहाँ जाती है वही गैस यहाँ भी फिल कर दी गई। ये इसके अंदर गैस है। ये अब एक कमाल होता है, देखिए कैसा कमाल करती है ये गैस इसके अंदर प्रेशर डाल के यहाँ बंद कर दी, ठीक है ना। तो इसके अंदर अलग से गैस है, अगर ये कैपिलरी ट्यूब टूट जाए तो ये गैस निकल जाएंगे और एक्सपांशन वाल्व बेकार। लेकिन यहाँ की गैस से इसका कोई संबंध नहीं है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में जाने वाली गैस से इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ टच कर रहा है। ये वाला जो बल्ब है इसको पावर एलिमेंट कह सकते हैं या सेंसर कह सकते हैं, सेंसिंग बेलो कह सकते हैं। इसको क्या किए, ये सक्शन लाइन के साथ अटैच करके एक्सटर्नली ये बांध दिए, एक टेप ऊपर से लगा दिए, फोम लगा दिए, किसी तरह से इसको बांध दिए। तो इसका टेम्परेचर ये सेंस करेगा, लेकिन इसकी गैस इसमें नहीं आ सकती, इसकी गैस उसमें नहीं जा सकती। अब क्या होने वाला है देखिए, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर है, ठीक है। उस प्रेशर को कहेंगे, हम मान लेते हैं P3, ये प्रेशर, ये P3 हो गया, और P3 का नाम है बेलो प्रेशर। तो अब क्या हो गया, दो प्रेशर P1 और P2 ऊपर धक्का दे रहे हैं और P3 नीचे धक्का दे रहा है। तो P3 चाहेगा खुले, P1 P2 चाहेंगे बंद हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर कुछ प्रेशर है, सपोज हम फिर से घूम फिर के आते हैं, क्योंकि असल क्या है, मेरा मामला यह है कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा R22 पे है ना, उस ज़माने से चलती आई है। अब बहुत सारी नई गैसेज इंट्रोड्यूस हो गई है, तो मेरी ज़बान से R22 का ही नाम ज़्यादा निकलता है। आपको समझने के लिए काफ़ी है, बाकी हर गैस का अपना एक अलग प्रेशर होता है, दैट यू हैव टू क्लैरिफाई फ्रॉम द PT चार्ट, ठीक है। तो आप R22 मान लीजिए, तो R22 का नॉर्मल प्रेशर 150 है ना। तो इसके अंदर सपोज 150 है, सपोज, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर 150। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमको रखना है इसके अंदर 60, तो 60 तो ये हो गया, और 90 और मिलाएंगे तब जाके 150 होगा। तो ये नेडल के नीचे का जो स्प्रिंग है इसका 90 हो गया प्रेशर, 90 और 60 ऐसा है ना, 150। इसको अपोज करना है ना भाई, तो इसके अंदर तो 60 हो गया, इसका प्रेशर 90 प्लस 60, तो ये तो एक बार सेट कर दिए तो हो गया। तो 90 प्लस 60 हो गया 150, तो इसके बराबर हो गया, है ना। हमको 60 पे सेट करना है। अगर अब किसी वजह से यहाँ 60 की जगह 55 हो जाए मान लीजिए, तो 90 प्लस 55 कितना हुआ, 145, और यहाँ कितना है 150, तो ये ज्यादा हुआ ना, तो ये धक्का देगा, तो इसको नीचे और खोलेगा, और वो जो यानी 55 हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता 60 की तरफ बढ़ेगा, है ना, ज्यादा होना शुरू होगा क्योंकि गैप बढ़ गया। समझ में आ रही ना बात। तो इस तरह से प्रेशर रेगुलेशन तो हो गया, जैसा ऑटोमेटिक में होता था सेम वैसे ही। अब एक और कहानी है, प्रेशर तो वो भी कर ही रहा था, तो इसकी क्या जरूरत थी। अब यहाँ से प्रेशर तो सही से ही रेगुलेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट निकली, और यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट निकली, और यहाँ आई, यहाँ अतराफ में जो भी प्रोडक्ट रखे थे उसकी हीट ले ली और वेपर में चेंज हो गई। उसके बाद फिर आगे बढ़ी, यहाँ भी हीट ली, वेपर में चेंज हो गई, यहाँ भी हीट ली, वेपर में चेंज हुई, यहाँ हीट ली, वेपर में चेंज हुई। अब क्या हुआ, वेपर तो बन रहा है यहाँ, और हमारे ये हो गई, ये कौन सी लाइन है, सक्शन लाइन है ना। ये लिक्विड लाइन थी हाई प्रेशर वाली, और ये लो प्रेशर वाली सक्शन लाइन है। लो प्रेशर थी सक्शन लाइन, ये लिक्विड लाइन थी, ठीक है ना। तो सक्शन लाइन से हम चाहते हैं किसी भी हाल लिक्विड ना जाए, लिक्विड गया तो कंप्रेसर सत्यानाश, है ना। तो अब क्या हुआ, जैसा जैसा यहाँ कूलिंग बढ़ते गई, अब यहाँ पे तो हीट नहीं है इसके हिसाब की जितनी चाहिए इसको हीट, तो यहाँ लिक्विड आया, यहाँ से फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ की भी हीट लिया, वेपर में चेंज हुआ, फिर यहाँ की हीट लिया, वेपर में चेंज हुआ। अब यहाँ की हीट लेके जैसे ही वेपर में चेंज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ कूलिंग आ गई, है ना। तो उसको कहते हैं सुपर हीट, यानी यहाँ तक जो ले लिया था
लिक्विड से वेपर बनने के बाद वेपर जो एक्स्ट्रा हीट लेता है दैट इज कॉल्ड सुपर हीट, दैट इज एक्चुअली सेंसिबल हीट, लेकिन मुझसे हम सुपर हीट कहते हैं टेक्निकली, जो महसूस की जा सकती है। मतलब लिक्विड से वेपर में चेंज होते वक्त तो लेटेंट हीट थी, यहाँ तक तो लेटेंट हीट का इस्तेमाल हुआ सारे प्रोडक्ट्स को ठंडा करने में, लेकिन यहाँ लेटेंट हीट नहीं इस्तेमाल होना है। तो यहाँ से आने के बाद अब वो जब वेपर बहुत ठंडा ठंडा जाने लगा, सुपर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगा वो, तो ये सेंसिंग बेलो जो है ना ये भी ठंडी हो गई। जब ये ठंडी हुई तो इसके अंदर की गैस भी ठंडी हुई, और जब गैस ठंडी हुई तो क्या होगा, प्रेशर कम, तो ये 150 की जगह 140 हो गया प्रेशर। जैसे ही 140 हुआ प्रेशर, ये वाला ऊपर हुआ, ऊपर होते यहाँ से वाल्व बंद, ओरिफिस बिल्कुल खत्म, या कम से कम तो कम लिक्विड आने लगा तो फिर यहाँ तक पहुंचने का सवाल ही नहीं। और अगर बहुत ही कूलिंग आ गई तो बिल्कुल ही बंद कर की नौबत नहीं आती है, आमतौर कम होते जाता है। कम हुआ तो यहाँ तो लोड है ही, कुछ ना कुछ तो है ना भाई लोड, वो लोड ज्यादा और यहाँ लिक्विड की सप्लाई कम, तो यहाँ से फिर से लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा और फिर इसके बराबर आ जाएगी। तो इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक। ये टेम्परेचर को देखते हुए, हीट को देखते हुए भी सेंस कर रहा है। उसके बाद पहले इतना ही था बस, इतना मैं अभी तक समझाया। उसके बाद फिर और ज्यादा एक्यूरेसी देखने लगे, और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए क्या करने लगे कि भैया ये जो इवापोरेटर है ना, इवापोरेटर में से गैस यहां से जाके यहां तक पहुंच रही है ना, तो इसमें भी 2-3 डिग्री का फर्क, 2-3 psi का फर्क आ रहा है। यहां छोड़े हम 60 psi, 60 psi छोड़े, तो इसकी दीवारों को लगते जैसा मान लीजिए हम नल खोले, यहां नल खोल के जितनी जल्दी बकेट भर रहे हैं ना, तो अब यानी 100 फीट दूर जाइए और यहां से एक पाइप ले जाइए, नल को पाइप लगाइए और वहां बकेट भर के देखिए, तो वहां फ्लो कम रहेगा। हाँ। क्योंकि इसकी दीवारें रोकती है, वॉल्स हैव रेस्ट्रिक्शन, रेजिस्टेंस, उसे भी रेजिस्टेंस कहेंगे, रुकावट। तो वो रुकावट जो है, वो रुकावट की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है। तो यहां से यहां पे आने तक प्रेशर कुछ ड्रॉप हो गया, लेकिन हम चाहते नहीं भाई, हमको एक्यूरेसी चाहिए, एग्जैक्ट 60 का मतलब 60 या 65 रखना है तो 65 का मतलब 65, 2-3 डिग्री का भी फर्क नहीं चाहिए हमको, 2-3 psi का फर्क नहीं चाहिए। क्या किए, यहाँ इस पाइप को पंक्चर किए, इसमें से एक पाइप लिए बारीक सा कैपिलरी का, हाँ, यहां से लेके इसके अंदर डाले और इसके अंदर एक और पार्टीशन डाल दिए, ये सेकंड पार्टीशन। तो यहां से आने वाला प्रेशर जो असल कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर था, ये तो इवापोरेटर प्रेशर हुआ, हम मेंटेन करना चाहते हैं सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर जो एक्चुअल है सारा इवापोरेटर होने के बाद, वो एक्चुअल जैसा मान लीजिए यहां 60 था, हम चाहते हैं यहां 60 रहे, तो ये ड्रॉप होके यहां जाके 57 रह रहा था, तो हम चाहते हैं यहां 60 रहे, तो ये वाला 60 आके यहां आएगा और इस डायफ्राम को ये रेगुलेट करेगा। जो करें तो पॉज करें ना, अब क्या हुआ, यहां का 60 यहां आया और वो यहां मिक्स ना हो जाए, नहीं तो यहां से जाके इधर से चले जाएगा ना भाई। हाँ, इतना इवापोरेटर क्यों घूमेगा, यहां से आने वाला प्रेशर, ये छोटा रास्ता है ना, तो फिर यहां घूम के क्यों जाएगा वो, तो इसलिए ये मिक्स ना हो, इसलिए अंदर भी एक और एक डायफ्राम डाल दिए और एक पार्टीशन डाल दिए। हाँ? तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल इक्विलाइजर, ये वाला है एक्सटर्नल इक्विलाइजर। ये बाहर का जो पाइप है ना, एक्सटर्नल इक्विलाइजर, एक्सटर्नल इक्विलाइजर, और ये वाला हो गया इंटरनल इक्विलाइजर। ये इंटरनल इक्विलाइजर, बाकी सारे पार्ट्स के तो नाम मालूम है ना आपको। ये क्या है, ये बताइए, नीडल, यहां से वहां तक पूरी, ये नीडल, ये तरफ का सीट, ये सीट हो गया, दोनों के बीच की जगह सीट, ओरिफिस, दोनों के बीच की जगह को कहते हैं ओरिफिस। ये वाला फ्लेक्सिबल पार्टीशन डायफ्राम है ना, ये सेंसिंग बेल है ना, सेंसिंग बेल हो गया, और क्या बचा, ये नीचे एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है और सबका काम भी मालूम हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये है फुली ऑटोमेटेड और यही अब दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद का नेक्स्ट वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक, फिर तो मैकेनिकल खत्म, फिर इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया।